अस्सलामु अलैकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज करें इस दुआ के साथ, ए अल्लाह अपनी रहमत से हमारे लिए मुश्किलात के हल का दरवाजा खोल दे। मोहम्मद और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। आगाज में जिक्र करेंगे नाम नेहाद शाइनिंग भारत का, जहां शहरी भूख से मरने लगे। रियासत बिहार में एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया जिसने दुनिया भर में तशवीश की लहर दौड़ा दी है। दुनिया भर में मोदी पर कड़ी तनकीद का सिलसिला मजीद तेज हो गया है। ये नाम नेहाद शाइनिंग भारत की रियासत बिहार के मनाजिर हैं, जहां एक नन्हा बच्चा अपनी मुर्दा माँ को बार बार जगाने की कोशिश कर रहा है। इसे क्या मालूम कि इंतहा पसंद मोदी के देश में उसकी माँ भूख और अफलास की वजह से दम तोड़ चुकी है। भारत दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां सबसे ज्यादा तादाद में लोग भूख और प्यास से दम तोड़ जाते हैं, लेकिन हुकूमती बदस्तूर अपनी जंगी जुनून में मुब्तला रहती है। भारत में हर रोज हजारों की तादाद में लोग भूख से मर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार इंतहा पसंद अशराफिया को बचाने के लिए मुसलसल कई माह से लॉकडाउन किए हुए है, जिसको कठपुतली मीडिया भी रिपोर्ट नहीं करता। कुछ ऐसे वाकयात होते हैं जो गैर मुल्की मीडिया के जरिए दुनिया की आंखों के सामने आते हैं। उनमें बिहार का ये एक वाकया है जिसने दुनिया को चौंका कर रख दिया है। सोशल मीडिया पर मोदी सरकार और भारतीय रियासत पर न सिर्फ कड़ी तनकीद हो रही है, बल्कि जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई के मुख्तलिफ मुतालिबात भी सामने आ रहे हैं। मोदी सरकार की नालायकी के चर्चे अक़वाम आलम में ज़बान ज़द-ए-आम। कोरोना के खिलाफ भारतीय हिकमत अमली नाक़िस करार। नाकारा मंसूबाबंदी की वजह से भारत में बड़ी तादाद में हलाकतें हुई। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। चालाकियां दिखाने के चक्कर में मोदी जी की नालायकियां मंजर-ए-आम पर आने लगी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने सारा पोल खोल कर रख दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मोदी हुकूमत कोरोना से निपटने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। नफरत की परवरदा नकमी हुकूमत से भारतीय अवाम तंग आ चुके हैं। मोदी हुकूमत शुरू से ही हर काम गैर दानिशमंदाना तरीके से अंजाम देती रही है। कोरोना से निपटने की बारी आई तो मोदी हुकूमत ने आओ देखा न ताओ, अचानक मुल्क बंद कर दिया। जो जहां था वहीं फंस कर रह गया। गरीब भारतीय मोदी जी की इस हमाकत पर जी भर कर बददुआएं देते रहे। लॉकडाउन के बायस लोगों को बर वक्त अद्वियात न मिल सकी और बड़ी तादाद में लोग मोदी की बेवकूफी की भींट चढ़ गए। मोदी हुकूमत की नाअहली पर मबनी पॉलिसियों के बायस भारतीय शहरी भूख अफलास का शिकार हैं। लोग सड़क पर पड़े मुर्दा जानवरों को खाकर पेट का दोज़ख बुझाने पर मजबूर हैं। हमसाया मुमालिक भी भारतीय फौज और हुकूमत की शरंगेजियों के बायस सख्त तंग हैं। नेपाल में कोरोना फैलाने के पीछे भी इंसानियत के दुश्मन का हाथ ही कार फरमा निकला। चीन के इलाके में भी भारतीय फौजी गश्त करते पाए गए, जिस पर चीन ने ऐसा सबक सिखाया कि भारतीय फौज की सिसकियां तादेर सुनाई देती रहेंगी। भारत में लोग भूख से मरने पर मजबूर हैं, लेकिन बेहिस मोदी हुकूमत को दूसरों के मामलात में दखल अंदाजी से ही फुर्सत नहीं है। भारत में इंसानियत की तजलील एक और वाकया मंजर आम पर आ गया। रियासत बिहार में एक बेघर खातून भूख से मर गई। लोग जिंदा रहने की खातिर सड़क पर पड़े मुर्दा जानवर खाने पर मजबूर हैं। भारत में लोग भूख से मरने पर मजबूर हो गए हैं। से ही फुर्सत नहीं। भारत में इंसानियत की तजलील का एक और वाकया मंजर आम पर आ गया है। रियासत बिहार में बेघर खातून भूख से मर गई। भारत में लोग जिंदा रहने की खातिर सड़क पर पड़े मुर्दा जानवर खाने पर मजबूर हैं। इसी पर मजीद बात करते हैं तज्जियाकार नदीम रजा साहब से। नदीम साहब, चंद रोज पहले एक वाकया पेश आया था जो हमने देखा, सोशल मीडिया पर भी वीडियो वायरल हो गई कि मुर्दा जानवर खाया जा रहा था सड़क पर एक शख्स की तरफ से, जबकि अब बेघर खातून भूख से मर गई है, जबकि मोदी हुकूमत तो दूसरों के मामलात में दखल अंदाजी से फुर्सत ही नहीं है। बात वही है कि घर में हालात बेकाबू हैं, जहाँ पे लोग मर रहे हैं भूख और अफलास की वजह से। मईशत जो है वो इंतहाई पस्ती की जानिब है और ऐसी सूरत हाल में अवाम की तवज्जो बांटने के लिए, हटाने के लिए असल मसाइल से तो वो सरहदों के पार जो है नोक झोंक में लगे हुए हैं। क्योंकि मोदी की जो कोरोना की जिस दौर से हम गुजर रहे हैं उसमें जो उनकी पॉलिसियां रही है वो इंतहाई नाकिस हैं, जिसका वो आलमी जो मीडिया है वो भी उस पर आवाज़ें उठा रहा है, वो भी बता रहा है कि किस तरह से इन्होंने जो कोरोना के रोकने के लिए लॉकडाउन किया, जो कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लॉकडाउन किया, लेकिन उसके जो असरात हैं, कोरोना को ख़त्म होना चाहिए था, ख़त्म नहीं होता तो कम से कम तो कुछ हो सकता था, वो भी नहीं हो पाया है। और उसकी वजह से जो वहाँ पे मईशत उनकी नीचे आई है, वो तो उनकी भारत की तारीख में पहली बार इस तरह से हुआ है कि मईशत बिल्कुल ही पस्ती की जानिब जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि आइंदा इसके जो असरात हैं
وہ कई दहाइयों तक सामने आएंगे और इसकी जो आगे तरक्की की रफ्तार है वो भी सिंगल डिजिट के अंदर ही रहेगी। तो बुनियादी बात यही है कि जो लॉकडाउन किया है उसमें मनसूबाबंदी कोई नजर नहीं आई, सिर्फ आलमी बिरादरी की आंखों में धूल झोंकने के लिए कि हम इस पे इक़दामात कर रहे हैं, हमारी बेहतर मनसूबाबंदी है लॉकडाउन करके, क्योंकि एक ही चल पड़ा था रिवाज पूरी दुनिया के अंदर कि लॉकडाउन और कर्फ्यू के जरिए इसको रोका जाए क्योंकि इंसान से इंसान में ये ट्रांसमिट होता है। तो वो बज़ाहिर तो उन्होंने किया, बहुत तवील तरीन लॉकडाउन किया, उसके असरात देखे हमने रेलवे लाइंस के ऊपर, और जो लोग दर कतार चले जा रहे हैं, मीलों दूर पैदल चल जा रहे हैं, उनके पास खाने पीने की चीजें नहीं है, आपने सारा सब कुछ बंद कर दिया था। तो उसी वजह से जो ये वाकया हुआ है, ये भी सोशल मीडिया के जिस तरह से ये वायरल हुई है बच्चे की, इसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है, आलमी ज़मीर को झंझोड़ दिया है कि क्यों आलमी ताकतें भारत को कितनी हिमायत करती हैं, जिसके यहाँ जो अवाम गुर्बत के मारे वो मर रहे हैं, अपनी जानें दे रहे हैं, उनके पास खाने पीने की चीजें नहीं है, फिर आप इसने जनूनी हद तक जंगों में मसरूफ रखना चाहते लोगों को, ममालिक को, और अपनी फौज को भी उस ईंधन में झोंक रहे हैं। वो जो पैसा वहां पे आप लगा रहे हैं जंग की सूरत में या दूसरे ममालिक के अंदर अपने जासूसों को छोड़ के उनका सिस्टम खराब करना चाह रहे हैं, अगर वो बेहतरी इसी में है कि आपके जो अपने अवाम है जो मर रहे हैं, जिन्होंने आपको वोट दिया, वो अपना वोट दे के भी अब लोग पछता रहे हैं। उसी तरह की सोशल मीडिया पे चीजें अब वायरल होनी शुरू हो गई हैं कि उनसे बड़ी गलती हो गई है कि बीजेपी को हुकूमत में लेकर आए, क्योंकि अब अवाम भी जो हिंदुत्व का जो नजरिया है उसको मुस्तरद करते जा रहे हैं। जब उन्हें वोट के बदले लाशें मिलेंगी, वोट के बदले गुर्बत मिलेगी, वोट के बदले वहां पे नस्ल कुशी मिलेगी लोगों की, तो कौन इनके साथ खड़ा होगा? ये बका का मामला है, तो अवाम को भी वहां पे उठ खड़ा होना होगा। भारत के अवाम को जो सूरत हाल है, इसमें बेहतरी की कोई गुंजाइश सरेदस्त नजर नहीं आती है, जो जहां मोदी भारत को ले जा चुके हैं। लेकिन नदीम रजा साहब, एलओसी पर भारत खिलाफ वर्जी करता आ रहा है, मकबूजा कश्मीर में जुल्म ढा रहा है, लद्दाख में तनाज़ा हुआ, इसके पीछे भारत के नापाक अज़ाइम हैं, मोदी सरकार के नापाक अज़ाइम हैं। लेकिन जो भारत की अपनी अवाम है, जो उन्हीं के वोटर हैं, उन्हीं के साथ ये जो जुल्म हो रहा है, इसके पीछे क्या मकासद हो सकते हैं? नहीं, देखें, वो जुल्म क्या हो रहा है, वो एक बेसिकली इंतहा पसंदी के नजरिए को फरोग देने के लिए ये आए हैं। इनका सिर्फ एक ही नजरिया है, अपने आप को सुपीरियर करार देना जो हिंदुत्व नजरिए को। गो के भारत के अंदर भी उस तरह से उनकी वो पेनिट्रेशन नहीं है, लेकिन वो जो मीडिया को इस्तेमाल करें बुनियादी तौर पे, जो मीडिया उनका है, जो कौम परस्त एक मीडिया बन चुका है, वो उस मीडिया के ऊपर, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसके ऊपर वो सारे जो असरात जो मुल्क की मईशत के ऊपर जो अवाम तक मुंतकिल हुए हैं, इनकी दोहरी और गलत पॉलिसियों के जो असरात हैं जो नजर आ रहे हैं, वो मीडिया पे नहीं आ रहे। मीडिया के ऊपर सिर्फ वही है, वो हिंदुत्व का नजरिया और जंगों की जो सूरत हाल है, जैसे एलओसी के ऊपर ये आए रोज इस तरह से करते रहते हैं, फिर चीन के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, वो इसी में वो इस तरह की खबरें चला के अपने अवाम को मुतहर्रिक करना चाहते हैं कि देखिए जंगें लगी हुई हैं, ये मोदी जो है इस तरह मुल्क को आगे वसअत देना चाहते हैं, लेकिन इसमें कोई नहीं आएगा। जो इनके मेन स्ट्रीम मीडिया है उसका किरदार इसमें इंतहाई भयानक है, जो हर चीज को बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहा है, जो असल और जो बुनियादी मसाइल हैं भारतीय अवाम को जो दरपेश हैं, जो जिस तरह से जो लोग जो मुर्दा जानवर खा रहे हैं या रेलवे स्टेशन के ऊपर भूख और अफलास की वजह से अमवात हो रही हैं, ये कहीं नजर नहीं आ रही। वो ये वजह है, इसीलिए जो पैसा वहां लगाना चाहिए तो उधर नहीं लग रहा, वो मीडिया के ऊपर लगा रहे हैं और सरहदों के ऊपर लगा रहे हैं। इसका कोई हल नहीं, इसका वाहिद यही हल है कि जैसे कोरोना की वैक्सीन तैयार करने के लिए मुमालिक सर जोड़ के बैठे हैं, इसी तरह से जो इनकी जहनी इमराज हैं उसके लिए भी एक वैक्सीन बनानी पड़ेगी, जिससे इनका ये जो दर्द है, जो अभाम है, जो एक यानी कि फैंटेसी वर्ल्ड में वो रह रहे हैं कि दुनिया पे अपना तसल्लुत कायम कर देंगे, दुनिया की मार्केटों को कैप्चर कर लेंगे, ऐसा हरगिज नहीं होता। इनको खुद ही मुंह की खानी पड़ेगी और हम देखेंगे अनकरीब भारतीय अवाम खुद उठ खड़े होंगे जो पॉलिसियां उसको रद्द करते हुए। तो नदीम साहब, इस सारी सूरत हाल से पता लगता है कि मोदी सरकार बेसिकली भारत को अंदर से खोखला कर रही है, तो इससे मोदी की अपनी पोजीशन कितनी कमजोर हो रही है, भारत को इसका क्या नुकसान हो रहा है, और आलमी सतह पर जो भारत पाकिस्तान के इमेज को खराब करने की कोशिश करता रहा है, आलमी सतह पर भारत की अपनी पोजीशन कितनी खराब
खराब हो रही है? देखिए, यही हम बारहा यही कह रहे हैं, हम किसी मुल्क के खिलाफ नहीं हैं, हम भी भारतीय अवाम के साथ हैं। इसीलिए इन चीजों को हाईलाइट किया जा रहा है, दुनिया भी उठा रही है, जो आलमी मीडिया है वो इन्हीं चीजों को उठा रहा है कि अवाम सोचें समझे देखें ये क्या हो रहा है, भारतीय अवाम का नुकसान हो रहा है। ये मोदी का अपनी जात का नहीं है, मोदी का तो कुछ है ही नहीं, इससे के ऊपर सिर्फ एक नजरिया है जिसको वो प्रमोट कर रहे हैं, लोगों को कन्वर्जन की तरफ लेके जा रहे हैं। जो कश्मीर में उन्होंने किया वहां भी मुंह की खानी पड़ी, दुनिया का तवील तरीन लॉकडाउन और दुनिया की तवील तरीन जेल में जो मकबूजा आबादी को इन्होंने कन्वर्ट किया है, तो वो सारी चीजें यही हैं। आलमी बिरादरी को भी सोचना होगा, वो यही वजह न्यूयॉर्क टाइम की जो रिपोर्ट आई थी उसमें इन्हीं चीजों को हाईलाइट किया गया था, इनकी नाकिस मनसूबाबंदी है। अब देखना यह है कि भारतीय अवाम इसी तरह से पिटते रहेंगे, इसी तरह से लुटते रहेंगे, इसी तरह से अफलास के मारे जाने देते रहेंगे या निकलेंगे बाहर, और उस मीडिया का भी उनको वो करना पड़ेगा जो जिस तरह से चीजों को बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहा है। और अनकरीब कोई सूरत हाल इस तरह से वाजे नहीं हो पा रही है कि कौन वहां पे भारत में उठ के इनके खिलाफ इनके रोकेगा कि ये जो अजाइम है, जहरन अजाइम, इसको खत्म करें। जो अवाम भूख के मारे मर रहे हैं उन पे पैसा लगाया जाए, उनकी जिंदगियों को बचाया जाए, और इसकी जंगों से कभी मसले मसाइल हल नहीं हुआ करते, आपको बैठना पड़ता है। और लामहला आपके अवाम हैं तो आप हैं, अवाम नहीं है तो आप भी नहीं है, तो अवाम के ऊपर तवज्जो देनी होगी, उनको कोरोना से बचाना होगा, उनको अफलास से बचाना होगा। सही, हमारे साथ तज्जिया का नदीम रजा साहब मौजूद थे, अपने तज्जिए से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और अब आपको बताएं कि इंग्लिश ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने अपनी नई किताब में चौंका देने वाले इंकशाफात किए हैं। उन्होंने किताब में लिखा है कि वर्ल्ड कप 2019 में भारत इंग्लैंड से जानबूझकर हारा था। बरतानवी क्रिकेटर बेन स्टोक्स ने अपनी किताब में इंकशाफात किए हैं जिसके मुताबिक धोनी ने हदफ के ताकुब की कोशिश ही नहीं की थी। केदार यादव और धोनी की पार्टनरशिप पुरअसरार थी। इंग्लिश ऑलराउंडर ने कहा कि महेंद्र सिंह धोनी की सारी तवज्जो सिंगल लेने पर रही, वो बड़ी हिट मार कर मैच का पांसा पलट सकते थे। मैच हारकर भारत ने जानबूझकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। वाज़ेह रहे कि 338 रन के ताकुब में भारतीय टीम सिर्फ 5 विकेट्स पर 306 रन बना सकी थी। इंग्लैंड के बॉलर क्रिस वुक्स और जोफ्रा आर्चर ने भारतीय बल्लेबाजों को रन बनाने से रोके रखा था, लेकिन रोहित शर्मा और विराट कोहली के दरमियान उम्दा 138 रन की शराकतदारी कायम हुई थी। भारतीय बल्लेबाज के एल राहुल की विकेट 38वें ओवर्स में गिरी थी, जिसके बाद रोहित शर्मा, विराट कोहली और हार्दिक पांड्या ने मुबैना तौर पर रन की रफ्तार को सुस्त किया और भारत पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बाहर करने के चक्कर में जानबूझकर मैच हार गया। बरतानवी क्रिकेटर बेन स्टोक्स ने भारतीय क्रिकेट टीम को बुज़दिल करार देते हुए इंकशाफ किया है कि भारत वर्ल्ड कप 2019 के नॉकआउट मरहले में पाकिस्तान का मुकाबला नहीं करना चाहता था, इसलिए इंग्लैंड से जानबूझकर मैच हार गया। पाकिस्तान दुश्मनी में भारत अंधा हो गया। भारत वर्ल्ड कप 2019 इंग्लैंड से जानबूझकर हारा। इंग्लिश खिलाड़ी ने भांडा फोड़ दिया। कराची में हादसे का शिकार तैयारे के कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की तलाश का दायरा वसी कर दिया गया है। कराची में 22 मई को हादसे में तबाह होने वाले तैयारे का कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ताहाल नहीं मिल सका। तैयारा साज कंपनी के गैर मुल्की माहिरीन की टीम ने कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की तलाश को मजीद वुसअत दे दी है। इस सिलसिले में हादसे की जगह रिहायशी इमारतों की खुसूसी इंस्पेक्शन की जा रही है। तहकीकाती टीम को PIA इंजीनियरिंग, टेक्निकल ग्राउंड सपोर्ट और सिविल एविएशन की खिदमात भी हासिल हैं। एयरबस की टीम तैयारा गिरने के मकाम से लेकर रनवे तक तहकीकात को जारी रखे हुए है, जबकि तैयारे से मलबे के मजीद शवाहिद भी इकट्ठे किए जा रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट में PIA के तैयारा हादसे की तहकीकात के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई। अदालत ने दरख्वास्त की फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर कर ली है। दरख्वास्त गुजार का कहना है कि PIA के इंस्पेक्शन और क्लियरेंस के बगैर मुसाफिर तैयारों को रोका जाए। दरख्वास्त में CEO PIA को भी फौरी तलब करने की इस्तदा की गई है। सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त की फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर कर ली, जबकि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच दरख्वास्तों की समाअत कल करेगा। कराची में PIA तैयारा हादसे की तहकीकात का सिलसिला जारी है। फ्रांसीसी टीम तीसरे रोज भी तहकीकात में मसरूफ है। मजीद बताएंगे अशरफ सलंगी। जी अशरफ।
جی دیکھیں PIA جہاز حادثے کی تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے. آج بھی فرانسیسی 11 رکنی ٹیم جائے حادثہ کا دورہ کر رہی ہے. وہاں پر جو شواہد ہیں وہ اکٹھے کر رہی ہے. اس وقت بھی میں اسی جگہ پر موجود ہوں. کیمرہ مین اگر دکھائیں تو یہ تمام ہیوی مشینریز کے ساتھ جو ہے جائے حادثہ کا ملبہ جو ہے وہ ہٹانے کا کام بھی سلسلہ بھی جاری ہے. جبکہ فرانسیسی ٹیم جو 11 رکنی ٹیم فرانس سے آئی ہے وہ بھی تحقیقات کا عمل جاری رکھی ہوئی ہے. اس کے ساتھ PIA کا عملہ بھی PIA کی جو ٹیم ہے وہ بھی ساتھ ہے. اور یہ گزشتہ 4 سے 5 روز سے جو ہے تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے. گزشتہ روز جو ہے فرانسیسی ٹیم نے جو ہے ایئرپورٹ عملے اور کنٹرول ٹاور کے ساتھ جو منسلک لوگ ہیں ان سے بھی جو ہے تحقیقات کی تھی. اور فرانسیسی ٹیم اس کی تحقیقات کے بعد اس تحقیقات کی مکمل طور پر جو ہے رپورٹ شائع کرے گی. لیکن اب جو تحقیقات کی جاری ہے اس میں جو ہے فرانسیسی ٹیم کو کچھ شواہد ملے ہیں جن کے بنیاد پر اس جہاز حادثے کا جو اسباب ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں گے. اور فرانسیسی ٹیم گزشتہ روز جو ہے پاکستان سے روانہ ہو رہی تھی لیکن جائے حادثہ سے مکمل شواہد نہ ملنے اور اس کی تحقیقات جو ہے مکمل نہ ہونے کی وجہ سے مزید 5 روز یہاں پر اسٹے کرنے کے لیے انہوں نے کہا ہے. اسٹے کر رہے ہیں اور آج بھی تحقیقات جاری ہے. بتایا جا رہا ہے کہ تحقیقاتی ٹیم نے جو ہے جہاز کی رفتار کس رفتار سے آ رہا تھا جہاز اور جہاز پہلے کس بلڈنگ سے ٹکرائے تمام شواہد اکٹھے کرنے کے بعد اس کی رپورٹ جو ہے شائع کی جائے گی. رپورٹ جاری کی جائے گی. اس میں جو جتنے بھی لوگ ملوث ہوں گے یا کنٹرول ٹاور سمیت دیگر جو اس میں ملوث ہوں گے ان کو بھی ظاہر کیا جائے گا. اس جہاز حادثے میں تقریباً 91 لوگ جو ہیں وہ حادثے کا شکار ہوئے تھے جن میں سے 2 شخص جو ہے وہ بچ سکے تھے. آپ اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا شکریہ. خبر دیں آپ کو, صبح پنجاب کے شہر ڈسکا میں بیوی کا موٹا ہونا جرم بن گیا. خاوند نے بیوی کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا. پولیس نے شک کے بنا پر گرفتار کر کے تفتیش کی تو سفاک ملزم نے سب کچھ اگل دیا. نوید اقبال سے مزید جانتے ہیں. نوید, ملزم کی طرف سے کیا بیان دیا گیا ہے؟ ایسے کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بیوی کا موٹا ہونا جرم بن گیا. دسکا کے علاقہ ضلع میں خاتون کا قاتل اس کا ہی شور نکلا. 2 روز قبل خاتون نائرہ کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا تھا. پولیس نے شک کی بنا پر شور خاور سے تفتیش کی تو اس نے اعتراف جرم کر لیا ہے اور پولیس نے ملزم خاور کو گرفتار کر لیا. مقتول نائرہ کے خاور نے یہاں پہ جو پولیس کو جو بیان دیا ہے, جو انکشاف کیے ہیں, اس نے کہا کہ جو نائرہ ہے وہ بہت موٹی ہو چکی تھی اور مجھے وہ ایک آنکھ بھی نہ بھاتی تھی اور اس دوران میں نے جو 2 سال قبل جو ہے وہ سالی سے اپنے جو ہے رشتہ جو ہے وہ تعلقات استوار کر لیے تھے. 2 سال سے سالی اور یہ دونوں ہی پلاننگ کر رہے تھے نائرہ کو قتل کرنے کی. 2 روز قبل جب اسے موقع ملا تو اپنا خاور نے اپنی بیوی کو جو ہے وہ فائرنگ کر کے قتل کر دیا اور پولیس نے اسے اپنی حراست میں لے لیا. جی صحیح, بہت شکریہ نوید اقبال. اسلام آباد ہائی کورٹ نے 10ویں قومی مالیاتی کمیشن کی تشکیل کے خلاف نون لیگ کی درخواست پر وفاقی حکومت سے جواب طلب کر لیا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی NFC تشکیل پر اعتراضات اٹھائے ہیں. مفروضوں پر نہ جائیں, حقائق پر بات کریں. جسٹس گل حسن اورنگزیب کی جانب سے ریمارکس دیے گئے. اسمبلی کے فلور پر جو آپ حل نہیں کر پاتے وہ یہاں لے آتے ہیں. درخواست مسترد ہوئی تو آپ پر مثالی جرمانہ عائد ہوگا. جسٹس گل حسن نے کہا کہ درخواست مسترد ہوئی تو آپ پر مثالی جرمانہ عائد کیا جائے گا. عدالت میں کہا گیا کہ آپ کا یہ کیس ہونا چاہیے کہ مشیر خزانہ کو مشاورت سے رکن نہیں بنایا گیا. آئین میں لکھا ہے کہ پاکستان کو 9 منتخب نمائندے چلائیں گے. کیس میں یہ دیکھنا ہے کہ کیا مشیر خزانہ بغیر مشاورت تعینات ہوئے ہیں. عدالت نے دلائل کے بعد فریقین کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا. ملک ریاض کی بیٹیوں نے اداکارہ عظمی خان کے گھر پر دھاوا بول دیا. 12 مسلح افراد کے ہمراہ گھر میں گھس کر قتل کی دھمکیاں اور توڑ پھوڑ کی. ویڈیو وائرل ہونے کے بعد ملک ریاض کی بیٹی نے وضاحتی بیان جاری کر دیا.
सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि अदाकारा और मॉडल उस्मा खान और उनकी बहन हुमा खान को खातून की जानिब से हरासा किया जा रहा है और धमकियां दी जा रही हैं। वीडियो में तोड़फोड़ और तशद्दुद करते हुए भी देखा जा सकता है। अदाकारा ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि पुलिस स्टेशन में वाक़े पर FIR दर्ज कराने के लिए दरख्वास्त जमा करा दी है। उन्होंने कहा कि आधी रात को 12 मसल्ह अफराद के हमरा उनके घर पर हमला करने वाली खवातीन पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रॉपर्टी टाइकॉन मलिक रियाज की बेटियां थीं। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हकायक से पर्दा उठाने का ऐलान भी कर दिया है। वीडियो सामने आने और हर तरफ से तनकीद के बाद मलिक रियाज की बेटी ने वजाहती बयान जारी कर दिया है। Usman Malik, my husband, has nothing to do with Malik Riaz Hussain. He is not a part of his immediate family. This is a personal spat between Hassan Khan Niazi and Malik Riaz Hussain, which Hassan Khan Niazi is trying to just literally get money out of it. This was not their house. This was my husband's other house, which I followed him to. मलिक रियाज ने रद्द-ए-अमल देते हुए सोशल मीडिया पर बयान में मामले को बदनाम करने की साजिश करार दे दिया है। अदाकारा उस्मा खान ने खुद को मासूम करार दे दिया। कहती हैं हमारे साथ ज्यादती हुई, इंसाफ दिलाया जाए। 10:30 बजे के करीब मेरी बहन ने दरवाज़ा नॉक किया और मैं इत्काफ से बाहर निकली और मैं जब बाहर आके बैठी तो उस्मान बैठा हुआ था। तो मैंने कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो कह रहे मैं तुम्हें इत्काफ की मुबारकबाद देने आया हूँ। मैंने कहा मैं चेंज करके मैं तो जा रही हूँ अपनी दोस्त की तरफ, उसने इसकी मुझे दावत दी हुई है इत्काफ की। कहते 5 मिनट बैठ जाओ। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं 5 मिनट बैठी हूँ तो एकदम से ये गार्ड्स गेट पे लांग के अंदर आए हैं, दरवाज़ा तोड़ा है, इनकी औरतों ने हम पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया है। उसके बाद इन्होंने शीशे चलाने शुरू कर दिए, मारना शुरू कर दिया। मतलब ये कहाँ का इंसाफ है मुझे बताएं। आपने वीडियोस देखी होंगी कि इन्होंने क्या क्या किया है हमारे साथ। गार्ड्स को कहा इन लड़कियों को हाथ लगाओ, इन्हें कमरे में लेकर जाओ। वो उस्मान का आपके साथ क्या राब्ता था, कितने अरसे से राब्ता था और वो कौन है? क्या मलिक रियाज इनके क्या लगते हैं? उस्मान की मैं बात नहीं करना चाहती। तो उस्मान मलिक रिश्तेदार है मलिक रियाज का? जी उनकी साली का बेटा है। उनकी साली का बेटा है। तो क्या वजह बनी उन्होंने आप पर तशद्दुद किया, तोड़फोड़ किया के? पता नहीं, ये तो वो जवाब दें उन्होंने क्यों किया इस तरह मेरे साथ। उन्होंने क्या एलिगेशन लगाया? मुझे पूरी दुनिया में जो जलालत मिली है और जो जलील किया गया है, ये तो उनसे पूछे उन्होंने क्यों किया मेरे साथ। मैं यहाँ की पुलिस, यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ की आर्मी से अपील करती हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए। जो मुझे बदनामी मिली है इस पूरी दुनिया में, उसके लिए मुझे इंसाफ चाहिए। FIR नहीं हुई अभी तक? हम पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े हुए पिछले 3 घंटे हो गए हैं, कोई भी हमारी FIR नहीं लिख रहा। लाहौर में फलों की सरकारी निर्खनामे की बजाय मुंह मांगे दामों पर फरोख्त जारी है। सरकारी निर्खनामे के मुताबिक आम 130 की बजाय 200 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। मजीद जानेंगे इजलाल हैदर से। इजलाल बताएगा फल खरीदने आने वाले शहरियों का क्या कहना है ज्यादा कीमतों पर? जी ईद उल फितर के याम भी गुजर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो अशिया फरोख्त हैं उनकी कीमतें जो हैं वो खानों से बातें कर रही हैं। और उसके अलावा जो अशिया फरोख्त की कीमतें सरकारी निर्खनामे के मुताबिक उसकी फरोख्त नहीं की जा रही। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इस वक्त खरीदार कर रहे हैं और उन्होंने अभी खरबूजे भी खरीदे और दीगर अशिया लिए हैं। जी आप बताइएगा किस तरह आपते हैं कीमतों को और क्या कहना चाहेंगे? कीमतें जी बहुत ज़्यादा हैं, इंसान की पहुंच से बहुत ज़्यादा। इसलिए जैसे जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है लोगों को कारोबार भी नहीं है तो रोज़ों में भी इन्होंने बहुत ज़्यादा लगाए हैं। लोगों ने रोज़ों में भी बहुत ज़्यादा कम इस्तेमाल किया है फरोख्त। जब आते हैं पता करने के लिए, जैसे अभी आपने बात बताई है कि आम का रेट 135 रुपये है, तो अभी इन्होंने भी पूछा है तो कह रहे हैं जी 200 रुपये 2 रुपये ये रेट है इनका। तो दूसरा ये मेन मसला नज़र आ रहा है कि इनके ऊपर लिस्टें नहीं लगी हुई। जी बिल्कुल, शहरी हमारे साथ मौजूद थे। इनका यही कहना है कि सरकारी निर्खनामा है उसके ऊपर फलों की फरोख्त नहीं की गई और जो यहाँ पर जो रेडी हैं उनके पास कोई भी मौजूद नहीं है, प्राइस लिस्ट मौजूद नहीं है और प्राइस लिस्ट के अलावा जो अपने रेट हैं वो वहाँ फरोख्त कर रहे हैं। यहाँ पर जो आड़ू हैं वो उनकी फरोख्त की जा रही है और आड़ू का रेट है वो 130 रुपये दर्ज है, लेकिन आम जगहों पर आम मार्केट्स में 160 से 200 किलो में फरोख्त किया जा रहा है। इंतजामिया उनको चाहिए कि जो उनकी कार्रवाई है उसको बढ़ाएं ताकि शहरियों को उसका फायदा हो सके। ईद गुजरती है लेकिन अशिया खुरोनोश की कीमतें हैं। वेलकम बैक।
गुजरांवाला जिला इंतजामिया का गिराफरोशों और मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। 51 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 2 लाख से जायद जुर्माने भी आयद किए गए। गिराफरोशों और चिकन महंगे दामों फरोख्त करने वालों के खिलाफ जिला इंतजामिया का सख्त क्रैकडाउन जारी है। जायद रेट वसूल करने वाले 28 गिराफरोशों के खिलाफ मुतल्लिका थानों में मुकदमा दर्ज कराए गए हैं, जबकि 51 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिला भर में 787 छापे मारे गए और अवाम की जेबों पर डाका डालने वालों को कानून की गिरफ्त में लाया गया। कार्रवाइयां गुजरांवाला की तमाम तहसीलों में शहरियों की शिकायत पर की गई हैं। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि अवाम महंगे दामों अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाए ताकि मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। टिड्डी दल के हमलों से जनूबी पंजाब भर के किसान परेशान हैं। महकमा ज़राअत की जानिब से इसके तदारुक के लिए क्या कोशिशें की जा रही हैं और किसानों को अपनी फसलों की हिफाजत के लिए क्या इकदाम करने चाहिए, तफसीलात जानते हैं मुल्तान से हमारे नुमाइंदे अहमद काशिफ से। अहमद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब भर में टिड्डी दल के हमले होते रहे, किसान परेशान हैं। आइंदा की क्या सूरत हाल होगी और इस हवाले से किसानों को करना क्या चाहिए, इन सवालात के जवाब मालूम करते हैं नवीद असमत कालों साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कोई तर्जुमान है महकमा ज़राअत के। सर बताइएगा, किसान बहुत परेशान रहे। महकमा ज़राअत, पाक आर्मी, PDMA, जिला इंतजामिया के तहत मुश्तरका कार्रवाइयाँ जारी हैं। सर्वेलेंस भी हो रही है, ऑपरेशन भी हो रहे हैं और हमारे मिनिस्टर एग्रीकल्चर और सेक्रेटरी एग्रीकल्चर रोजाना की बुनियाद पर हमारी जो फिजिकल एक्टिविटीज हो रही हैं फील्ड में उनकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और इसको कंट्रोल करने के लिए, इनके स्वाम्स को कंट्रोल करने के लिए जो स्प्रे किए जा रहे हैं, ये बेसिकली अब जा रही है चोलिस्तान की तरफ, जहां इसने समर ब्रीडिंग करनी है। बिल्कुल, इस हवाले से जरूरत भी है कि किसान महकमा ज़राअत की जो सिफारिशात पे उन पर अमल पैरा हो ताकि अपने फसलों की। अहमद काशिफ, आपका बहुत शुक्रिया। हुकूमत पंजाब ने एक बार फिर 4 दिन मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स और बाजार खोलने पर गौर शुरू कर दिया। हफ्ते के 3 दिन जुम्मा, हफ्ता इतवार को कारोबार बंद रखने की तजवीज ज़ेर गौर है। हतमी फैसला आज मुतवक्के है। हुकूमत पंजाब फिर से 4 दिन के लिए मार्केटें खोलने पर गौर करने लगी। हफ्ते के 3 दिन जुम्मा, हफ्ता और इतवार कारोबारी मराकज बंद रखने की तजवीज सामने आई है। सूबाई वजीर सनत और तिजारत मियां असलम इकबाल के करीबी जराये से ये बात सामने आई है कि तमाम छोटे और बड़े बाजार सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगे। सिर्फ फार्मेसीज, मेडिकल स्टोर्स और पेट्रोल पंप 24 घंटे खुल सकते हैं। ईद से कबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लॉकडाउन में नरमी की गई थी और मुल्क भर में कारोबारी सरगर्मियों का आगाज हुआ था। पंजाब हुकूमत ने सिर्फ ईद के लिए दुकानों के औकातकार बढ़ाकर सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक किए थे, जिसको अब तब्दील करके सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक कर दिया गया है। इसके बाद अब जो नया फैसला मुतवक्का है वो मार्केटों को सिर्फ 4 दिन के लिए खोलने का है। काबीना की सब कमेटी बराए कोरोना का इजलास आज मुतवक्का है। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जायजा लेकर आइंदा के लिए तजवीज पर हतमी फैसला होगा। नबील नकवी, सच न्यूज, लाहौर। पाकिस्तान में कोरोना के वार कम न हो सके, मुल्क में वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद बढ़कर 61,227, जबकि मजमूई अमवात की तादाद 1,260 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी एदाद-उश-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 8,491 नए टेस्ट किए गए, जिनमें मजीद 2,076 अफराद में मर्ज की तशखीस हुई। अब तक 5,08,086 अफराद के टेस्ट किए जा चुके हैं। पंजाब में कोरोना के 22,037, सिंध में 24,206, खैबर पख्तूनख्वा में 8,483, बलोचिस्तान में 3,616, इस्लामाबाद में 2,015, गिलगित बल्तिस्तान में 651 और आजाद कश्मीर में 219 केसेस रिपोर्ट हुए। गिलगित बल्तिस्तान में 651 और आजाद कश्मीर में 219 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 36 मरीज दम तोड़ गए, जिसके बाद इस वायरस से जाँ बहक अफराद की तादाद 1,260 हो गई है। कोरोना वायरस के बायस सबसे ज्यादा अमवात खैबर पख्तूनख्वा में हुई हैं, जहां 425 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। सिंध में 380, पंजाब में 381, इस्लामाबाद में 19, गिलगित बल्तिस्तान में 9, बलोचिस्तान में 41 और आजाद कश्मीर में 5 अफराद कोरोना वायरस से जाँ बहक हो चुके हैं। मुल्क भर में कोरोना वायरस के 20,231 मरीज सेहतियाब भी हो चुके हैं। सिंध हाईकोर्ट ने टिड्डी दल के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाई न होने पर दायर तौहीन अदालत की दरखास्त की फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर कर ली। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि टिड्डी दल ने सूबे भर की फसलों को तबाह कर दिया। अदालत ने 20 दिसंबर 2019 को टिड्डी दल के खिलाफ कार्रवाई का कहा था। वफाकी और सूबाई हुकूमत ने मुअस्सर कार्रवाई नहीं की।
टिड्डी दल से मुतासरा इलाकों का सर्वे और कंट्रोल ऑपरेशन जारी है। तर्जुमान के मुताबिक इस वक्त मुल्क के 60 अजला में टिड्डी दल मौजूद है। बलोचिस्तान 31, खैबर पख्तूनख्वा में 9, पंजाब में 10, सिंध के 10 अजला में टिड्डी दल मुतासर हो चुके हैं, जबकि टीमें लोकस कंट्रोल ऑपरेशंस में शरीक हैं। तर्जुमान NDMA के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे में 2,90,000 हेक्टेयर रकबे का सर्वे हुआ और बलोचिस्तान में 1500 हेक्टेयर रकबे पर स्प्रे किया गया। शहरियों ने सच टीवी की जानिब से शुरू होने वाली मुहिम नेकी की टोकरी को सराहा है। शहरी कहते हैं मौजूदा सूरत हाल में इस इकदाम से गरीब लोगों की मदद होगी। सच न्यूज़ को ये खिदमत करने पर, अवाम की खिदमत करने पर और मुस्तक लोगों की खिदमत करने पर हम सच न्यूज़ को सलाम पेश करते हैं। सच टीवी की नेकी की टोकरी की एक काविश, बहुत अच्छी काविश है पूरे पाकिस्तान में। हम लोग जब भी होटल पर रोटी लेने जाए, बिलफर्ज हमें 10 रोटियों की ज़रूरत है, हम 15 लें। हम सबको इसमें हिस्सा लेना चाहिए। अंजुमन ताजरान जितना हो सका इसमें तावन करेगी और तमाम लोगों को भी हम ये कहते हैं कि इसमें बढ़ चढ़ हिस्सा लें। सक्खर में सच न्यूज़ की तरफ से जो नेकी की टोकरी बनाई गई है वो एक अच्छा काम है, वो गरीबों की मदद के लिए है। सच न्यूज़ ने जो नेकी की टोकरी का इंतज़ाम किया है ये एक छुपी हुई मदद है उन सफ़ेद पोश लोगों के लिए जो किसी से मांग नहीं सकते। आलमी मंजरनामे से आपको खबर दें कि अमरीका में भी नस्ली इम्तियाज हर हद पार कर गई। अमरीकी रियासत मिनीसोटा में स्याफाम शख्स की पुलिस हिरासत में हलाकत के बाद एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला शुरू हो गया है। मिनीसोटा में पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान शदीद झड़पें भी हुई हैं। अमरीकी रियासत मिनीसोटा के शहर मिनीपोलिस में पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस, फ्लैश ग्रेनेड और रबड़ की गोलियों का इस्तेमाल किया गया, जबकि मुजाहिरीन ने पुलिस की गाड़ियों पर पेंट फेंका और पुलिस एहलकारों और पुलिस स्टेशन की इमारत पर पथराव किया। एहतजाजी मुजाहरे इस वक्त शुरू हुए जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आई जिसमें सड़क पर जॉर्ज फ्लॉयड नामी एक 46 साल स्याहफाम शख्स की गर्दन को एक पुलिस एहलकार अपने घुटने से दबा रहा था, जबकि वो शख्स घुटती हुई आवाज में कह रहा था कि मुझे सांस नहीं आ रही, मुझे कत्ल मत करो। वाकये के कुछ देर बाद इस शख्स को एम्बुलेंस में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उसकी मौत वाक़ई हो गई। वीडियो सामने आने के बाद 4 पुलिस एहलकारों को फौरी तौर पर मुअत्तल किया गया है, जबकि मिनी पुलिस के मेयर जैकब फ्रे का कहना है कि स्याहफाम होना हरगिज मौत की सजा नहीं होना चाहिए। जॉर्ज फ्लॉयड एक होटल में सिक्योरिटी गार्ड की हैसियत से काम करता था। पुलिस का कहना है कि जॉर्ज एक और शख्स की गाड़ी के ऊपर नशे की हालत में बैठा देखा गया था और उतारने की कोशिश में उसने मज़ाहमत की और इस दौरान ये वाकया पेश आया। अमरीकी विफाकी तहकीकाती इदारे FBI ने वाकये की तहकीकात शुरू कर दी हैं। बिलाखिर अमरीकी इत्तेहादी यूरोप ने भी चीन की बढ़ती हुई ताकत को तस्लीम कर लिया। यूरोपीय यूनियन के वजीर खारजा जोसेफ बोरेल ने अपने एक इंतहाई अहम बयान में कहा है कि आलमी ताकत का तवाजुन अमरीका से एशिया मुंतकिल हो रहा है। यूरोपीय वजीर खारजा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में इंतहाई अहम बयान देते हुए कहा कि अमरीका अब दुनिया की रहनुमाई करता हुआ नजर नहीं आ रहा। तारीख में कोरोना वायरस को फैसला कुन मोड़ के तौर पर देखा जाएगा। यूरोपीय वजीर खारजा ने जर्मन सफारतखारों की कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि तज्जियाकार अरसे से इस अमरीकी सरबराही में चलने वाले आलमी निजाम के खात्मे और एशियाई सदी की आमद की बातें कर रहे थे। अब यूरोपीय यूनियन को अपने मफाद को सामने रखते हुए चीन के हवाले से एक ठोस पॉलिसी बनानी होगी। हम पर किसी एक साइड का इंतखाब करने के लिए दबाव बढ़ता जा रहा है। यूरोपीय यूनियन के वजीर खारजा ने कहा कि चीन आलमी ताकत के तौर पर अमरीका की जगह ले रहा है और यूरोपीय यूनियन को चीन के हवाले से एक मजबूत पॉलिसी तय करना होगी। चीनी माहिरीन एक नई तारीख रकम करने के लिए चल पड़े। चीनी माहिरीन ने दुनिया की सबसे बुलंद चोटी माउंट एवरेस्ट की लंबाई की दोबारा पैमाइश करने पर काम शुरू कर दिया है। चीन की एक सर्वे टीम माउंट एवरेस्ट पर पहुंच चुकी है, जो कोरोना वायरस की वबाई मर्ज के दौरान दुनिया की बुलंद तरीन चोटी पर जाने वाली वाहिद टीम है। सन 2005 की पैमाइश के बाद से चीन ये कहता रहा है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,844.43 मीटर है, लेकिन नेपाल बरतानवी नो आबादियाती दौर के दौरान सर्वे ऑफ इंडिया के जरिए मुकर्रर करदा 8,848 मीटर के अदाद-ओ-शुमार का इस्तेमाल करता है। नेपाल ने सन 2017 में एवरेस्ट की ऊंचाई की पैमाइश के अपने मंसूबे का आगाज किया था। गुज़श्ता बरस अक्टूबर में चीनी सदर के दौरा नेपाल के दौरान दोनों मुल्कों ने इस बात पर इत्तफाक किया था कि वो दुनिया की बुलंद तरीन चोटी की ऊंचाई का ऐलान मुश्तरका तौर पर करेंगे।
اور اب بات کریں گے بدلتے موسم کی۔ گرمی کی شدت کم ہونے کو محکمہ موسمیات نے خوشخبری سنا دی۔ آج رات سے ملک بھر میں بارشوں کا سلسلہ مکمل طور پر داخل ہو جائے گا، جس کے بیشتر علاقوں میں طوفانی بارشوں کا امکان ہے۔ مزید بتا رہے ہیں محکمہ موسمیات کے دفتر میں موجود ہمارے نمائندے سجاد کاظمی۔ جی سجاد۔ جی بالکل، 2 ہفتوں کی شدید گرمی کی لہر کے بعد اب موسم نے تیور بدلنا شروع کر دیے ہیں اور محکمہ موسمیات کی جانب سے بھی کچھ اچھی خبریں جو سامنے آ رہی ہیں پاکستان کی جو شہریوں کے لیے۔ تو اس وقت ہم موجود ہیں اسلام آباد کے میٹ آفس محکمہ موسمیات کے آفس میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے موسمیات فاروق ڈار صاحب۔ یہ سر بتائیے گا کہ کیا خوشخبری ہے جو کہ شہریوں کو آنے والے دنوں میں ملنے کے امکان ہے؟ جی ہاں، آج شام رات سے بارش کا ایک سلسلہ جو ہے نا ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں داخل ہوگا، جس کے باعث مشرقی بلوچستان، صوبہ سندھ، اس میں نواب شاہ، حیدرآباد، میرپور خاص، سکھر، لاڑکانہ اور اس کے علاوہ پنجاب کی بات کریں تو پنجاب کے تقریباً تمام علاقوں، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش، وقفے سے بارش ہوگی اور بارش کا یہ سلسلہ منگل تک جو ہے نا وہ کنٹینیو کرے گا۔ اگر ہم کراچی کی بات کریں تو کراچی میں بھی اگلے 2 روز کے دوران کچھ تھوڑی گرمی ہوگی، لیکن 2 روز کے بعد ہفتے اور اتوار کو وہاں پہ موسم کافی خوشگوار ہوگا۔ بالکل، جیسا کہ آپ نے جانا کہ ماہر موسمیات کی جانب سے بھی یہ خوشخبری اور نوید سنا دی گئی ہے پاکستان کے شہریوں کو کہ آنے والے دنوں میں جو گرمیوں کے جو روزے گزارنے کے بعد جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ دیا جا رہا ہے اور آنے والے دنوں میں جو ہے جم کر کئی علاقوں پر بارش کا بھی امکان ہے، اس کے ساتھ ساتھ موسم جو اوور آل ہے وہ کافی خوشگوار ہونے کا جو ہے اس کی نوید سنا دی گئی ہے۔ جی سجاد، آپ کا بہت شکریہ۔ اب آپ کو بتائیں کہ چینی مافیا، آٹا مافیا اور مہنگائی مافیا کے خلاف کارروائی نہ ہونے پر فیصل آباد کے عوام پھٹ پڑے۔ کہتے ہیں مافیا کے خلاف کارروائی سے گریزاں حکومت پر لرزہ طاری ہے کہ عوام کا خون چوسنے والے مافیا کے خلاف کارروائی حکومتی بنیادوں کے لیے خطرہ نہ بن جائے۔ رپورٹ کریں گے علی گوہر۔ چینی مافیا کے خلاف رپورٹ پبلک ہونے کے باوجود تاحال چینی مافیا کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہونے پر فیصل آباد کے شہری پھٹ پڑے ہیں۔ کہتے ہیں حکومت کو خوف ہے کہ چینی مافیا کے خلاف کارروائی کے بعد حکومت کی بنیادیں ہل جائیں گی۔ چینی مافیا کے خلاف کارروائی نہ کرنا عوام کا خون چوسنے والوں کی حوصلہ افزائی کرنے کے مترادف ہے۔ فیصل آباد کے شہریوں کا اس حوالے سے مزید کیا کہنا ہے، آئیے۔ لیکن اب جب کہ چینی بحران، آٹا بحران کی رپورٹ اب سامنے آئی ہے تو اب حکومت بھی کترا رہی ہے ان کو گرفتار کرنے میں، اور جو بڑے بڑے نام ہیں ان سے حکومت بھی گھبرا رہی ہے، نیب والے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ اگر ہیلی کاپٹر مافیا کو انہوں نے گرفتار کرنے کی ضرورت کی تو حکومت کی بنیادیں ہل جائیں گی۔ یہ حکومت 2 دن نہیں چل سکتی، ان کو کس نے گرفتار کرنا ہے؟ عمران خان صاحب آپ خود بذات خود کہتے ہیں آپ اس کو گرفتار کریں، ان کو رکھوائیں اندر، پتہ چلے آپ کا بھی آپ واقعی طریقے سے آپ کے پاورفل وزیر اعظم ہیں۔ اب ہمیں سمجھ آئی ہے کہ یہ گورنمنٹ تو ان سے بھی بدتر آئی ہے۔ 80 سے 90 روپے چینی مل رہی ہے۔ اسی طرح آٹا ہے، آٹا ہمیں جب وہ چوروں کے دور میں تھے تو 12 سے 1500 روپے مل رہا تھا، ابھی 2000 سے 2500 روپے مل رہا ہے من۔ اور یہ حکومت بالکل کوئی ایکشن نہیں لے سکتی۔ اگر ایکشن لیں گے تو وہ ہیلی کاپٹر جو اڑتا پھرتا تھا وہ کدھر جائے گا؟ حکومت بالکل فیل ہو گئی ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتی۔ تو فی الحال یہ باتیں ہی کر رہی ہے کہ ہم یہ چینی مافیا کو جو لوگ ان سے انوالو ہیں یا شامل ہیں ان کو ہم پکڑیں گے۔ یہ تقریباً 2 ماہ ہو گئے ہیں اس شور کو، کافی یہ جہانگیر ترین صاحب ہیں یا ان کے ساتھی ہیں جو بھی جن کو مانا جاتا ہے کہ ان کے بغیر پی ٹی آئی نہیں چل سکتی، اس کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ خود پی ٹی آئی والوں کا جو سارا دارومدار ہے وہ جہانگیر ترین کے اوپر ہے، اس لیے یہ کارروائی کرنے سے ڈر رہے ہیں کیونکہ یہ اس کے اوپر کارروائی کریں گے تو ان کی جماعت نہیں چلے گی۔ فیصل آباد کے شہریوں نے حکومت سے بھرپور مطالبہ کیا ہے کہ عوام کا خون چوسنے والوں کے خلاف فی الفور کارروائی عمل میں لائی جائے۔ چینی رپورٹ پبلک ہونے کے بعد مافیا پر ہاتھ نہ ڈالنا حکومتی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے۔ کیمرامین جوید بٹ کے ساتھ علی گوہر، سچ نیوز، فیصل آباد۔ ملک بھر میں مہنگائی کا جن بے قابو ہے، اشیاء خورنوش کی چیزیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، ہر چیز غریب کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ شہری کہتے ہیں مہنگائی کا عفریت ہمیشہ ہی دستہ رہا ہے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے تمام جتنے بھی طبقات ہیں نا، وہ امیر ہو یا غریب ہو، غریب تو خاص طور پر سب سے زیادہ پیس رہا ہے، دہاڑی دار وغیرہ۔ میں خود ایک کام کرتا ہوں، اپنا ایک کام کرتا ہوں، میرے سارے ورکرز جو ہیں اسی طرح بیچارے پس رہے ہیں۔ ہمارے پاس کچھ ہوگا تو ہم آگے ان کو دیں گے۔ گندم، گھی، چینی وغیرہ سارا کچھ ہے۔ آپ سٹیل ملز دیکھ لیں، اس کے بعد آپ سیمنٹ کو دیکھ لیں، کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ میں کچھ کام کرتا ہوں تو وہ آپ دیکھ لیں، یہ سارے ایک ہی اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، سارے آپ کس کو پکڑیں گے؟ مہنگائی تو ایک طرف ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جیسا عمران خان صاحب نے شوگر مافیا کے اوپر جو اب ایکشن لینا شروع کیا ہے، یہ تو ہوگا، کیونکہ اگر عمران خان صاحب ایک پازیٹیو قدم لیں گے تو کافی سارے نیگیٹو نکلیں گے، مہنگائی بھی ہوگی، کمی بھی ہوگی چیزوں کی، لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا عوام کو بھی تحمل رکھنا چاہیے، اس طرح بازاروں میں نہیں آنا چاہیے۔ اور یوٹیلٹی سٹورز پہ کافی ساری ہیں نا
गरीब अवाम के लिए भी काफ़ी सारे हैं। क्या कहना, बस इस तरह अगर हुकूमत ये महंगाई करती रही तो हमारा तो बुरा हाल हो जाएगा हम लोगों का, और हम लोग तो फिर इस तरह पिस जाएंगे। ये अब कुछ यूटिलिटी में कुछ रिलीफ मिला था, आप देखते हैं कि वो रिलीफ कायम है कि नहीं है, कायम है या ख़त्म हो गया। लेकिन यूटिलिटी स्टोर पे तो हमारी सिर्फ अप्रोच होती है, बाकी आम और पब्लिक की तो नहीं अप्रोच होती ना उसमें। चीनी या आटा वगैरह सर, इस पर हुकूमत को चाहिए कि कंट्रोल रखे। और आपको खबर दें कि पंजाब में फिर तब्दीली की हवा चलने को तैयार। पंजाब के 4 सूबाई वुज़रा के कलमदान वापस, 6 सूबाई वुज़रा के कलमदान तब्दील किए जाने का इम्कान है। पंजाब में 7 सेक्रेटरीज, 3 कमिश्नर्स, 11 डेप्यूटी कमिश्नर्स, 7 डीपीओज, 2 आरपीओज की तब्दीली ज़ेर गौर है। वज़ीर आला पंजाब को वुज़रा और महकमाना कारकर्दगी समेत जिला पुलिस की कारकर्दगी रिपोर्ट्स मौसूल हो गई। मजीद जानेंगे नबील नकवी से। नबील, बताएगा पंजाब में एक बार फिर तब्दीली किए जाने का इम्कान है? जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने एक दफा फिर से वजारत और ब्यूरोक्रेसी में तब्दीलियों पर गौर शुरू कर दिया है। जबकि ज़राए के मुताबिक पंजाब के 4 सूबाई वज़रा के कलमदान वापस ले जाएंगे, जबकि 6 सूबाई वज़रा के कलमदान जो है वो तब्दील करने का इम्कान है। ज़राए ने यह भी बताया कि पंजाब में 7 सेक्रेटरी, 3 कमिश्नर, 11 डेप्यूटी कमिश्नर, 7 डीपीओज और 2 आरपीओज को जो तब्दील करने पर जो है तजवीज़ वो ज़ेर गौर है। जबकि ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को वुज़रा और महकमाना कारकर्दगी समेत जिला पुलिस की कारकर्दगी रिपोर्ट भी जो है मौसूल होना जो है वो शुरू हो गई। जबकि ज़राए के मुताबिक ये रिपोर्ट के मद्देनजर आइंदा चंद रोज में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से इंतहाई अहम फैसले जो है वो मुतवक्का है। जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को ब्यूरोक्रेसी में तब्दीलियों की जो मुकम्मल इजाजत दे दी है। ज़राए के मुताबिक इस वक्त 4 अहम तरीन ऐसी वजारतें हैं जिनकी कारकर्दगी मुकम्मल तौर पर जो मायूस कन रही। वह हमारे ज़राए ने यह भी बताया कि जो वज़रा अभी तक हुकूमत के पहले 100 दिन की ब्रीफिंग और जिम्मेदारियों पर पूरा नहीं उतर सके, उनकी भी वजारतों की जो तब्दीली है वो भी ज़ेर गौर है। जबकि कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, सेक्रेटरी, पुलिस के आला ओहदों पर भी जो तब्दीली है सब ज़ेर गौर है, जब जिनका फैसला आइंदा चंद रोज में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार करेंगे। जी नबील नकवी, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। लाहौर पुलिस कोरोना वायरस खदशात के पेश नजर नहर में नहाने वाले शहरियों के खिलाफ इन एक्शन है। जगह जगह पुलिस के जवान नहर पर नहाने आए शहरियों को रोक रहे हैं। मजीद बता रहे हैं जैन नकवी। जी जैन। गर्मी दूर भगाने नहर पे आने वाले शहरियों के लिए बुरी खबर है, क्योंकि अब जो लाहौर के बीचों बीच जो नहर चलती है उस नहर पे मुकम्मल तौर पर नहाने पे पाबंदी लगा दी गई है। डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर के मुताबिक कोरोना खदशात के पेश नज़र नहर पे जो है वो किसी को नहाने नहीं दिया जाएगा। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो इस वक्त हम मौजूद हैं नहर पे और देख सकते हैं कि यहाँ पे किसी शहरी को भी नहाने की इजाज़त नहीं दी जा रही, जबकि बाकायदा तौर पर जो है वो पुलिस के एहलकार जो है उनको तैनात किया गया है, जो यहाँ पे खड़े हैं और मौसर यकीनी बना रहे हैं जो भी रोकथाम की गई। डीआईजी ऑपरेशंस की जानिब से कहा गया था कि कोरोना खदशात के पेश नज़र जो है वो नहर पे नहाने वालों को सख्ती से रोका जाएगा और हुकूमती SOPs जो बनाए गए हैं उन SOPs पर अमल दरामद कराया जाएगा। जबकि जो कोरोना के बायस जो SOPs हैं उनके मुताबिक और वैसे भी जो नहर है उसमें नहाने पे दफ़ा 144 जो है वो आयद होती है, तो इस पे जो है वो यकीनी जो है अमल दरामद करवाया जा रहा है। दूसरी जानिब डीआईजी ऑपरेशंस का ये भी कहना था कि अगर कोई नहर पे नहाता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त अगर बात की जाए तो लाहौर की जो नहर है तो उस सारी नहर पे जो है वो पुलिस की नफरी तैनात है और गाहे बगाहे जो है वो पेट्रोलिंग भी की जा रही है पुलिस की जानिब से और शहरियों को रोका जा रहा है। ईद के 2 दिन हमने देखा, ईद के पहले 2 दिन जो है वो शहरी आए, उन्होंने मौजें की नहर पे, लेकिन अब जो है वो बाकायदा तौर पर पाबंदी लगा दी गई है। कोई भी शहरी जो है वो यहाँ पे नहीं नहा सकता और अगर कोई नहाता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कल जो है गुज़श्ता रोज़ ये सख्ती की गई थी और गुज़श्ता रोज़ जो नहर पे नहाने लोग आए थे उनको उनके घरों में भेजा गया था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। डंडा बरदार। बहुत शुक्रिया जैन नकवी। पेशावर में कोरोना वायरस का शिकार होने वाले सीनियर सहाफी फखरुद्दीन शहीद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अवैस महमूद से। जी अवैस। बिल्कुल, पेशावर के पहले सहाफ़ी, सीनियर सहाफ़ी जो अब कोरोना वायरस के पेश नज़र जो है लड़ते हुए जो है वो खालिक हकीकी सी जान मिले हैं और इस वक्त जो है उनके नमाज जनाजा जो है वो अदा कर दी गई है। सैयद फखरुद्दीन साहब जो थे वो निजी चैनल में एज ए रिपोर्टर काम करते थे, जो कि कोरोना वायरस की वबा से लड़ते हुए जो है वो खालिक हकीकी से जान मिले, जिनकी जो है नमाज जनाजा जो है वो अदा कर दी गई है। जबकि नमाज जनाजा में जो है वो SOPs का जो है ख़ास तौर पर ख्याल रखा गया है, मास्क का इस्तेमाल किया गया है, सैनिटाइजर
سینیٹائزر اور جو جراثیم مار اسپرے ہے اس کا بھی جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ صحافی موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ ارے سر کیا کہیں گے، فخر الدین صاحب جو تھے وہ ڈیوٹی پہ معمول تھے، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ ہمارے ساتھ نیوز پیپر میں اور ٹی وی میں کام کرتے تھے، سینئر صحافی تھے ہمارے 92 نیوز کے۔ کچھ دن قبل ان کو تکلیف ہوئی تو وہ گھر میں ہی چھٹی پر تھے، 8-10 دن سے وہ بیمار تھے، تاہم ان کی طبیعت جب خراب ہوئی تو انہیں اسپتال منتقل کیا گیا۔ گزشتہ رات ان کی طبیعت مزید خراب ہوئی تو آئی سی یو میں ان کو جب شفٹ کیا گیا تو وہ جانبر ہو گئے۔ اور میں یہ کہوں گا کہ خیبر پختونخوا کے پہلے صحافی جو ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے شہید ہوئے ہیں، اور فخر الدین صاحب کا شمار ہمارے پشاور کے صحافیوں میں، سینئر صحافیوں میں ہوتا ہے۔ جی بالکل، جیسے کہ آپ نے ان کی بات سے ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ سید فخر الدین صاحب جو تھے وہ کرائم اور جو ہائی کورٹ جو تھی وہ اس کی رپورٹنگ کرتے تھے، جس کی جو کرونا وائرس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کی جہاں بھاگ ہو چکے ہیں، اور آج جو ہے ان کی نماز جنازہ جو ہے وہ ادا کے لیے اتنا ہی، کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے سچ نیوز۔